चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। हम लोग आज करने वाले हैं गद्यांश। गद्यांश के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुकी हूँ, तो आज हम एक अभ्यास करेंगे गद्यांश का, ठीक है। उसके आगे करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो हम पैट परीक्षा में अगर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है तो ये बुक आप मंगा सकते हैं, ठीक है। अमेजोन या फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध है। तो आज हम गद्यांश करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गद्यांश जो हमारे सामने दिया है, फिर हम उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। तो मेरे साथ आपको इसे समझना है। गद्यांश कहता है, आदिकाल से ही मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य है। यानी इस पंक्ति का मतलब क्या है कि हम अगर शुरू से बात करें तो मनुष्य के लिए अगर सबसे नज़दीक कोई है तो वो मनुष्य ही है। यानी मनुष्य मनुष्य के साथ ही रहता है। हम जिसके सुख दुख, हंसने रोने का मर्म समझ सकते हैं, उसी से हमारी आत्मा का अधिक मेल होता है। कहने का मतलब है कि मनुष्य जिस व्यक्ति के सुख दुख को समझ सकता है, जिसके साथ वो रह सकता है, उसी से उसकी आत्मा का अधिक मेल, मतलब उसी से वो प्यार करता है, मतलब उसके ज़्यादा क्लोज होता है, उसकी बातों को समझता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन, कृषक को कृषक जीवन से जितनी रुचि है उतनी अन्य जातियों से नहीं। लेकिन साहित्य जगत में प्रवेश पाते ही यह भेद, यह पार्थक्य मिट जाता है। देखो इस पंक्ति से ये क्या कह रहा है? ये पंक्ति कह रही है कि जिस तरह से एक विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी जीवन से लगाव होता है, जैसे एक कृषक को अपने कृषक जीवन से लगाव होता है या उसी में रुचि होती है, उतनी रुचि किसी और व्यक्ति को उनके जीवन में नहीं होगी। लेकिन एक जो साहित्यकार होता है, यानी जो एक साहित्य जगत की अगर हम बात करें, जो साहित्यकार होता है वो इन सब चीज़ों से क्या होता है, बिल्कुल परे होता है। उसे हर एक जीवन में क्या होती है, रुचि होती है। साहित्यकार हर एक जीवन को बहुत बारीकी से देखता है, उसके बहुत क्लोज होकर देखता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे कही गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है, हमारी मानवता जैसे विशाल और विराट होकर समस्त मानव जाति पर अधिकार पा जाती है। मानव जाति ही नहीं, चर और अचर, जड़ और चेतन सभी उसके अधिकार में आ जाते हैं। उसे मानो विश्व की आत्मा पर साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पर कि मानव जाति जिस तरह से विशाल और विराट है और हर एक चीज़ को समझती है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि जो साहित्यकार है वो इन सारे पॉइंट से अपने आप को देखता है, मतलब सारी इस दुनिया को सारे पॉइंटों पर देखता है। आगे कहा है, साहित्य वह जादू है, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। यानी साहित्य, यहाँ पर कहा गया है कि साहित्य जो ऐसा जादू होता है जो हमें हर एक चीज़ में क्या दिखा देता है, जीवन दिखा देता है, हर एक चीज़ में हमें एहसास करा देता है। अब ये कैसे कि जो साहित्यकार होता है, जो वो देखेगा, जो वो महसूस कर रहा है, उस महसूस को जब वो लिखेगा अपनी रचना में, फिर पाठक उसको पढ़ेगा, तभी वो उस चीज़ से जुड़ पाएगा। तो यहीं पे बात कही है, मानव हृदय का जगत प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। हम मनुष्य होने के कारण मानव जगत के प्राणियों में अपने को अधिक पाते हैं। उनके सुख दुख, हर्ष विषाद से ज़्यादा विचलित होते हैं। मतलब ये कहा है कि जैसे साहित्यकार है, अब साहित्यकार जो लिख रहा है तो ही उसके माध्यम से हम जुड़ पाते हैं प्राणियों से, और प्राणियों के सुख दुख और उन सारी चीज़ों में तब हम उनके साथ तालमेल बिठा पाते हैं या अपने आप में महसूस कर पाते हैं। ये बात कही है। साहित्यकार का संवेदना जगत अपेक्षाकृत विस्तार लिए होता है। अब यहाँ पे कहा है जो साहित्यकार है उसका जो संवेदना जगत होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही बड़ा होता है, विशाल होता है। मतलब जिस चीज़ में हमको भाव समझ में नहीं आएगा उस चीज़ में उसे भाव समझ में आ जाएगा। साहित्यकार वो होता है, ठीक है। आगे कहता है, सच्चे साहित्यकार का यही लक्षण है कि उसके भावों में व्यापकता हो, उसका विश्व की आत्मा के साथ ऐसा सामंजस्य स्थापित हो गया हो कि उसके भाव प्रत्येक प्राणी को अपने ही भाव प्रतीत हों।
कहने का मतलब है सच्चा साहित्यकार वो होता है जो कुछ भी लिखे वो गहराई से उसमें चीज़ों को उतारे, और कोई भी प्राणी अगर उसकी कृति को पढ़े तो वो उस चीज़ में अपने आप को महसूस कर पाए, यानी उसमें जो उसने भाव उतारा है उस भाव को वो प्रतीत कर पाए, महसूस कर पाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये गद्यांश है, इस गद्यांश में हमने ये सारी चीज़ पढ़ी, यानी एक बात समझी, एक भावना, हमें कुछ कुछ इसमें समझ में आया। तो गद्यांश का हमारा वही उद्देश्य, पहले हमें गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और फिर उससे संबंधित जो हमारे प्रश्न हैं उन्हें हमें देखना है। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना, अब हम सामने प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि मानव भावात्मक दृष्टि से सर्वाधिक निकट है, किसके निकट है। अब जैसा पैराग्राफ आपने देखा है, पैराग्राफ में आपको ध्यान देना है कि पहला दिया है क मानव के निकट है, ख विश्वात्मा के निकट है, या ग प्राकृतिक सौंदर्य के निकट है, या चराचर जगत के निकट है। तो आपको पता है हमने पहली ही पंक्ति में कहा कि मानव के निकट है। ठीक है, तो इसका जो हमारा उत्तर है वो क्या आ जाएगा, इसका उत्तर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, क हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो गया। तो आप लोगों ने इसका उत्तर क्या दिया, ठीक है, आप सभी लोगों को उत्तर देना है, समझ गए। चलिए ठीक है, प्रश्न संख्या 2 की हम बात कर रहे हैं। मनुष्य के सर्वाधिक निकट इसलिए है क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के हर्ष विषाद को समन्वित कर सकता है, या हर्ष विषाद को साहित्यिक अभिव्यक्ति दे सकता है, या हर्ष विषाद का रहस्य समझ सकता है, या हर्ष विषाद के रहस्य का उद्घाटन कर सकता है। तो यहाँ पे पंक्ति क्या कहती है कि एक मनुष्य के सर्वाधिक निकट इसलिए है क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का क्या कर सकता है, उसके हर्ष विषाद मतलब हर्ष माने खुशी, विषाद माने दुख। ठीक है, तो उसके सुख दुख का रहस्य समझ सकता है। तो इसमें क्या आएगा, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सुख दुख का रहस्य समझ सकता है, उसके अंदर समझ होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो नंबर 3 पढ़ते हैं। नंबर 3 देखते हैं कि वास्तविक साहित्यकार वह है। अब कौन होता है वास्तविक साहित्यकार। ए ऑप्शन कहता है जिसकी भाव अभिव्यक्ति से पाठक का तादात्म्य हो। ठीक है, तो यानी जिसके भाव से पाठक का क्या हो, तादात्म्य हो सके। दूसरा कह रहा है जिसका अनुभव क्षेत्र विशद व्यापक हो। ठीक है, और तीसरा कह रहा है कि जो सबके सुख दुख को अभिव्यक्ति दे सके। और चौथा कह रहा है जो विश्वात्मा का ही स्वरूप हो। तो यहाँ पर देखो तीसरा ऑप्शन है हमारा, तो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान देना पंक्ति क्या कह रही है कि वास्तविक साहित्यकार वह है। अब वास्तविक साहित्यकार वह है जो, अब हमने गद्यांश में देखा तो वो क्या है, जो विश्व की आत्मा को समझता हो, यानी विश्व के अंदर जो सारी चीजें हैं। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वास्तविक साहित्यकार वो है जो विश्वात्मा का ही स्वरूप हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा। इसमें बात समझ में आ गई आप लोगों को, देखा। चलो बहुत सुंदर। नंबर 4 नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 कहेंगे हम। नंबर 4 कह रहा है हमारा काली मोटी छपी पंक्ति का आशय है कि साहित्य के माध्यम से। अब काली मोटी छपी हुई पंक्ति को पहले हम देख लेते हैं कि काली मोटी जो पंक्ति है उसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसे पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि साहित्य के माध्यम से व्यक्ति मानव जाति पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है, या साहित्य के माध्यम से व्यक्ति जड़ जंगम में विस्मात्मा को प्रत्यक्ष देख लेता है, या जड़ जंगम के विषय में पूर्ण जानकारी मिल जाती है, या साहित्य के माध्यम से जड़ जंगम पर जादू का सा प्रभाव पैदा किया जा सकता है। अब देखो इसको समझना है, पहले तो हम समझेंगे उस पंक्ति को जिस पंक्ति के भाव की बात कर रहा है। ठीक है,
अब इसमें सबसे पहले तो एक शब्द समझ लो कि जड़ जंगम का मतलब क्या है। जड़ जंगम का मतलब हो गया, जड़ माने एक जगह स्थिर होना और जंगम मतलब चलायमान। तो ध्यान दीजिए, अपनी आपकी परीक्षा में जंगम का विलोम स्थावर और स्थावर का विलोम जंगम और जंगम का विलोम अब जड़ भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जड़ का विलोम मतलब जंगम का विलोम क्या है या जड़ का विलोम क्या है, इस तरह से करके। तो जड़ माने स्थिर होना और जंगम माने चलायमान होना। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे पता चलता है। अब हम उस पंक्ति को पढ़ लेते हैं जिस पंक्ति का ये भाव कह रहा है, तभी हमें समझ में आएगा। तो पंक्ति का भाव क्या कह रहा है, ये वाली पंक्ति है हमारी काली मोटी जो लिखी है कि साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। मतलब हर किसी में, यानी पूरी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है क्या, साहित्य। ठीक है, साहित्य वह जादू है। तो अब हम इसमें देखते हैं, प्रश्न हमारा था 4। तो प्रश्न 4 ने कहा था, अब हम ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन क्या कह रहा है। व्यक्ति मानव जाति पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है। बी ऑप्शन कह रहा है व्यक्ति जड़ जंगम में विश्वात्मा को प्रत्यक्ष देख लेता है। तो ध्यान देना, बी के जैसा मिल रहा है। विश्वात्मा का मतलब विश्व की आत्मा को प्रत्यक्ष देख लेता है। तो साहित्य क्या है, साहित्य के माध्यम से व्यक्ति क्या कर लेता है, जो जड़ जंगम में मतलब वो आ गया सारे मनुष्य, पेड़ पौधे, धरती, आकाश, मतलब सारी चीजों की बात हो गई, स्थिर और चलायमान सब की बात हो गई। तो उन सब में क्या देख लेता है, विश्वात्मा को प्रत्यक्ष देख लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फिर इसमें ख आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 कहता है संवेदना के धरातल पर साहित्यकार तथा अन्य व्यक्तियों में यह अंतर है कि अन्य व्यक्तियों की तुलना में साहित्यकार की संवेदनात्मक आत्मा विशाल और विराट होती है, या साहित्यकार स्वयं को सभी की संवेदना का समर्थ अधिकारी मानता है, या साहित्यकार भेदी और पार्थक्य भावना का प्रबल विरोधी होती है। ठीक है, या साहित्यकार का संवेदना क्षेत्र विशद हो जाता है। विशद का मतलब होता है विशाल, ठीक है, फैल जाना, बड़ा हो जाना। तो ध्यान देना, अब पंक्ति में ए बी सी डी में क्या आंसर आएगा। तो इसमें आपको बहुत सावधानी से उत्तर देना है। संवेदना के धरातल पर साहित्यकार तथा अन्य व्यक्तियों में यह अंतर है कि अन्य व्यक्तियों की तुलना में साहित्यकार का संवेदना क्षेत्र विशद हो जाता है। ये भाव आ रहा है हमारे इस पंक्ति के, जो हमने ये पंक्तियां पढ़ी हैं उसके अनुसार, कि यानी उसकी जो संवेदना है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, फैल जाती है, क्योंकि साहित्यकार उसमें सब कुछ देख पाता है। तो ये हमारा जो गद्यांश है, अब आप देखेंगे, इसका अभ्यास करिएगा आप। तो ये गद्यांश हमारा इस तरह से होता है। आपकी पैट की परीक्षा में गद्यांश से 10 प्रश्न आने वाले हैं, यानी 10 नंबर का पेपर रहेगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं हर दूसरी तीसरी क्लास में आपको ये चीज़ करवाऊंगी। ठीक है, गद्यांश करवाऊंगी, ताकि आपका गद्यांश का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा होता रहे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, आप लोगों ने इसका अभ्यास किया। और इसी तरह से अगर आपको अभ्यास करना है और गद्यांश का, तो ये बुक आप मंगवा सकते हैं। इस बुक में आपका गद्यांश दिया हुआ है, इसका अभ्यास दिया हुआ है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।